नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में नवांश कुंडली के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि नवांश कुंडली को देखकर कैसे प्रेडिक्शन किया जाता है। केवल लग्न कुंडली को देखकर ही 100% सटीक प्रेडिक्शन नहीं किया जाता है, उसके अलावा नवांश कुंडली को देखना भी जरूरी है। पिछले वीडियो में मैंने भाव चलित कुंडली के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी। आज हम इस वीडियो में नवांश से कैसे ग्रहों का प्रेडिक्शन किया जाता है, ग्रहों का बलाबल देखा जाता है नवांश कुंडली में। नवांश कुंडली में भावों को नहीं देखा जाता है, इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। नवांश कुंडली होती क्या है? एक ग्रह का जो 9वां अंश होता है उसे ही नवांश कुंडली कहते हैं। हम भली भांति जानते हैं कि हमारे ग्रहों को एक ग्रहों को 30 अंश का मान मिला है। यदि 30 अंश को 9 बराबर भागों में डिवाइड किया जाए तो एक भाग का जो मान आता है वह 3 अंश 20 कला आता है। इस प्रकार से सूक्ष्म परीक्षण करने के लिए ही नवांश कुंडली को देखा जाता है। हमारे जितने भी ज्योतिष शास्त्र है, जैसे बृहद पाराशर, फल दीपिका, सारावली, इन सभी ग्रंथों में नवांश कुंडली को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि नक्षत्रों का जो चरण होता है वह भी 3 अंश 20 कला का ही होता है। इसलिए नवांश कुंडली से हम नक्षत्रों की पोजीशन भी देख सकते हैं सटीक। जैसे कि हमारी लग्न कुंडली में कोई ग्रह स्ट्रॉन्ग है और नवांश कुंडली में भी स्ट्रॉन्ग है, तो हम 100% सटीक बोल सकते हैं कि इस ग्रह से आपको अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से ग्रहों का जो बलाबल है वह देखा जाता है। कौन कौन से नियम होते हैं, किस तरीके से सटीक प्रेडिक्शन किया जाता है, चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। लग्न कुंडली और नवांश कुंडली दोनों को एक साथ रख के आप सटीक प्रेडिक्शन 100% कर सकते हैं और भाव चलित कुंडली को भी एक बार देखना चाहिए। अब नवांश कुंडली में देखने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं। सबसे पहला नियम है, यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में अस्त हो रहा है तो नवांश कुंडली में भी उसे देखिए। यदि वह ग्रह सूर्य से 2 भाव आगे चला गया है तो वह अस्त नहीं माना जाता है, या फिर सूर्य भी उस ग्रह से 2 भाव आगे चला गया है तो भी वह ग्रह अस्त नहीं माना जाएगा। वह अपनी दशा अंतरदशा में फल देने में सक्षम होगा दोस्तों। जैसे सपोज करिए सूर्य और गुरु की युति है और डिग्री वाइज हमने देख लिया कि सूर्य ने गुरु को अस्त कर दिया है। अब नवांश कुंडली में आपको जाकर देखना है, जैसे गुरु यहाँ पर स्थित है, अब सूर्य यदि यहाँ पर स्थित हो गया, यानी कि 2 भाव उसने छोड़ दिए या उससे दूरी कर ली 2 भाव से अधिक, तो गुरु को अस्त नहीं माना जाएगा। गुरु भी फल देने में सक्षम होगा इस समय अपनी दशा अंतरदशा में। दूसरा नियम है, यदि कोई सौम्य ग्रह कौन कौन से होते हैं? गुरु, शुक्र, चंद्र सौम्य ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। बुध यदि क्रूर राशि में स्थित हो तो वह क्रूर राशि का कहलाएगा, यदि वह सौम्य राशि में स्थित हो तो सौम्य का कहलाता है। इसी प्रकार से चंद्र यदि शुक्ल पक्ष का है तो वह अच्छा माना जाता है, यदि वह कृष्ण पक्ष का है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है। तो सौम्य ग्रह अपनी मित्र राशि में हो तो नवांश में भी यदि वह उनकी स्थिति यही हो, यानी कि मित्र राशि में ही स्थित हो तो शुभ फल देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं चंद्रमा का। चंद्रमा यदि सपोज करिए यहाँ पर स्थित है, वह धनु की राशि में स्थित है, यानी कि 9 नंबर लिखा हो यहाँ पर या फिर 12 नंबर लिखा हो, धनु की राशि में ही स्थित है। और नवांश कुंडली में जब हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं तो वह सौम्य राशियों के साथ ही स्थित होगा, तो वह अच्छा फल देगा, इजी वे में जातक को अच्छे परिणाम देगा। इस तरीके से प्रेडिक्शन किया जाता है। चंद्रमा कहीं पर भी स्थित हो, अपनी या तो मित्र राशि में हो या सौम्य राशियों के साथ स्थित होगा तो जीवन में अच्छा फल देगा। इसी प्रकार से क्रूर ग्रह कौन से हो गए? सूर्य, मंगल, शनि और राहु और केतु। तो क्रूर ग्रह या तो अपनी मित्र राशि में हो या फिर शत्रु राशि में हो और नवांश में भी वह क्रूर राशियों में ही स्थित हो तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। जैसे सपोज करिए मंगल अपनी या तो
मेष जैसे सूर्य की राशि में स्थित हो या अपनी स्वयं की राशि में स्थित हो तो वह क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आएगा, भले वे मित्र राशि में स्थित हो। और नवांश में भी वह सूर्य की राशि में हो, शनि की राशि में हो या राहु केतु के साथ हो तो जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। नवांश कुंडली में हम क्या देखते हैं, ग्रहों के बलों में वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है वह देखा जाता है, क्योंकि ग्रह जितने अधिक स्ट्रांग होंगे हमारी कुंडली लग्न कुंडली में, नवांश में भी यदि वह स्ट्रांग होते हैं तो जातक को अच्छे परिणाम देते हैं। और इसके विपरीत यदि लग्न कुंडली में ग्रह स्ट्रांग नहीं है और नवांश में भी स्ट्रांग नहीं है तो जीवन में संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाता है, जीवन में समस्याएं बहुत अधिक आ जाती है। अब चौथा पॉइंट है कि उच्च ग्रह और नीच ग्रह को कैसे देखा जाता है। लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह उच्च राशि में स्थित है और नवांश में वह नीच का हो गया है तो उसके फलों में कमी आती है दोस्तों। जैसे सूर्य सपोज करिए यहाँ 1 नंबर राशि में उच्च का है और यही सूर्य नवांश कुंडली में सूर्य यदि यहाँ पर 7 नंबर राशि में स्थित होगा तो वह नीच का कहलाएगा। तो इस सूर्य को हम ऐसा नहीं कह सकते कि उच्च के समान जातक को फल देगा, वह फिर पीड़ित हो चुका है, वह सामान्य फल जातक को देगा। तो इस तरीके से उच्च ग्रह और नीच ग्रहों का प्रेडिक्शन करते समय हमेशा नवांश कुंडली को देखना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई नीच ग्रह स्थित है हमारी लग्न कुंडली में और वह उच्च का हो गया है तो वह नीच भंग राजयोग की स्थिति में आ जाता है, जातक को अच्छे परिणाम देता है। जो स्थिति हमने पहले देखी थी उसके जस्ट विपरीत हो जाती है। इसी का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे सपोज करिए सूर्य यहाँ पर हमारे नीच राशि में स्थित है, लग्न राशि यानी कि 7 नंबर यहाँ लिखा है और सूर्य यहाँ स्थित है, कहीं पर भी स्थित हो सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे दे के समझा रही हूँ, छोटे छोटे जो ये नियम है वह एग्जाम्पल आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सूर्य यदि 7 नंबर राशि में कहीं पर भी स्थित होगा तो वह नीच का कहलाएगा, हम ये जानते हैं भली भांति। अब यही सूर्य यदि नवांश कुंडली में उच्च का हो जाए, कहीं पर भी स्थित हो और यदि वह 1 नंबर राशि में स्थित हो जाए तो जातक को अच्छे परिणाम वह देता है, जीवन में वह उसको राजयोग जैसी स्थिति देता है। जब उसकी दशा अंतरदशा चलती है तो लग्न कुंडली को देखकर हम सटीक प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम नवांश कुंडली को नहीं देखें। कुंडली क्या है? सूक्ष्म परीक्षण है, आंतरिक स्वरूप है लग्न कुंडली का ही। इसलिए जब भी आप प्रेडिक्शन करें तो लग्न कुंडली के बाद नवांश कुंडली को भी देखिए। D9 चार्ट से इसे जाना जाता है और मैरिज लाइफ के लिए तो इसे बहुत अधिक देखा जाता है। अब 5वां नियम है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम होता है ये, वर्गोत्तमी ग्रह। आपने अक्सर इसका नाम सुना भी होगा और इस टॉपिक के ऊपर बहुत से वीडियो भी बन चुके हैं। तो वर्गोत्तमी ग्रह को देखने के लिए भी नवांश कुंडली को देखना जरूरी है। कोई ग्रह यदि वर्गो उत्तमी होता है अर्थात जिस राशि में कोई ग्रह बैठा है उसी राशि में नवांश कुंडली में वह बैठे कहीं पर भी स्थित हो तो वह वर्गोत्तमी कहलाता है। और अब वर्गोत्तमी 3 प्रकार के होते हैं, राशि वर्गोत्तम, भाव वर्गोत्तम और तत्व वर्गोत्तम। यह बहुत थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो में इतना सा समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह कहीं पर भी स्थित हो, नवांश कुंडली में भी वही ग्रह उसी राशि में स्थित हो तो वह वर्गोत्तमी कहलाता है। वर्गोत्तमी ग्रह सदा शुभ फल देता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती है कि वह शुभ फल नहीं देता है, वह कब होती है वह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जैसे सपोज करिए गुरु ग्रह यहाँ पर स्थित है और वह अपनी किसी भी राशि में स्थित है, अपनी जैसे चंद्रमा यानी उच्च की राशि में ही स्थित है और गुरु यहाँ पर हमने नवांश कुंडली में देखा, यही गुरु यदि यहाँ पर स्थित है और यहाँ पर भी 4 नंबर ही लिखा है तो वह ग्रह वर्गो उत्तमी कहलाता है। जातक को गुरु की दशा अंतरदशा में बहुत अधिक अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब डिटेल में ये वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर कवर करूंगी क्योंकि ये बहुत अधिक लेंदी हो जाएगा। अलग अलग चीज़ों में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि भाव वर्गोत्तम क्या होता है, तत्व वर्गोत्तम क्या होता है, राशि वर्गोत्तम क्या होता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत ईजी में मैंने आपको समझाया है कि लग्न कुंडली को कैसे देखें,
वह तो हम भली भांति जानते हैं, मैंने इतने पार्ट्स में वीडियो बना रखे हैं। अब नवांश कुंडली को कैसे रीड किया जाता है, उसमें छोटे छोटे से नियम यदि आप अप्लाई करेंगे हर ग्रह के प्रति, तो आप देख पाएंगे कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देगा, कि कौन से ग्रह में जातक को अच्छे लाभ नहीं प्राप्त होंगे। क्योंकि जब ग्रह में यदि बल नहीं होगा तो कितने ही गोचर आ जाए, कितनी ही दशा अंतरदशा आ जाए, जातक को शुभ फल नहीं मिलता है। अब यदि ग्रह में बल नहीं है तो फिर एस्ट्रोलॉजी की जो छोटी छोटी रेमेडीज होती है उन्हें अपनाकर ग्रहों में बल प्रदान किया जाता है, ताकि जीवन में हमें अच्छे फल प्रदान किए जाए, अच्छे फल हमें जीवन में प्राप्त हो। जैसे कि सूर्य में यदि बल नहीं है, एग्जाम्पल के रूप में, तो हमें क्या करना चाहिए ताकि हम सूर्य से संबंधित जो भी रेमेडीज होती है वह अपनाएं, तो जातक को सूर्य ग्रह से अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं जब उसकी दशा अंतरदशा चले। क्योंकि दशा अंतरदशा भी बहुत तरह की होती है, महादशा होती है, फिर अंतरदशा होती है, फिर सूक्ष्म दशा होती है, फिर प्राण दशा होती है। तो छोटे छोटे दिनों के लिए भी वह सूर्य ग्रह एक्टिव हो जाता है, तो छोटी छोटी दशाओं में भी अच्छे फल देगा, तो जातक को जीवन काल में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने लग जाता है। सपोज करिए आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सूर्य ही यदि बलवान नहीं हुआ तो आप कितने ही प्रयास कर लिए आपको अच्छे लाभ नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने के लिए सूर्य का बलवान होना जरूरी है। इसी प्रकार से आप कोई व्यापार करते हैं तो 10th हाउस को देखना जरूरी है, बुध को देखना जरूरी है, आपके लग्न को देखना जरूरी है। जो भी कमी होती है उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज बताई जाती है, और यदि आप उन्हें अपनाते हैं तो अपने जीवन काल में सक्सेस प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक मैथमेटिक कैलकुलेशन भी होती है जिसमें सब तरीके से देखकर ही 100% सटीक प्रेडिक्शन किया जाता है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आपके शेयर करने मात्र से ही दूसरे जातक की शायद हो सकती है कुछ हेल्प हो सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स के द्वारा बताएं, किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वह भी कमेंट्स के द्वारा बताएं, कोई आपके जीवन में समस्या हो तो कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं, उसे सॉल्व करने का प्रयास मैं जरूर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।